सो हेलो एवरीवन, इससे पहले हम लोग प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी तक पढ़े थे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट यहाँ तक पढ़े थे। और अब हम अपने टॉपिक पे आगे जाते हुए 9.3 प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ पे पढ़ के आज हम अपने इस चैप्टर को बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइन टू लाइन अगर पढ़ें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragments and ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cell in a medium at large scale and extraction of desired product। देखिए कितनी सारी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं जो कि हमें डीएनए टेक्नोलॉजी के समय लेनी पड़ती है। क्या क्या है? सबसे पहले है आइसोलेशन। देखिए जो पहला स्टेप जो है वो है आइसोलेशन का। आइसोलेशन किस चीज़ का? मतलब कि अच्छा देखिए, प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो स्टेप्स हैं उसका है पहले आइसोलेशन। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन। क्या कि आपके पास आपको पता है कि कौन सा डीएनए में को अलग करना है, कौन सा डीएनए का पार्ट अलग करना है। तो सबसे पहले आपको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा जहाँ पे वो है। जैसे कि मैं किसी ह्यूमन से, जैसे इंसुलिन वाला जो जीन है, इंसुलिन वाला जो सीक्वेंस है उसको मैं अलग कर जाता हूँ, तो पहले मेरे को उसको आइसोलेट करना पड़ेगा ह्यूमन के डीएनए से। और डीएनए को कहाँ से आइसोलेट करना पड़ेगा? उसके सेल से, है ना। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है जिसपे हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। मतलब पूरा डीएनए तो आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते ना वेक्टर में। कोई एक आपको पूरे डीएनए से मतलब भी नहीं है, आपको किसी एक छोटे से पार्ट से मतलब होगा, किसी छोटे से जीन से मतलब होगा। तो अब उसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, वो कट करना पड़ेगा। कट किससे हम करते हैं? फ्रेगमेंटेशन बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है लाइगेशन। उसके बाद क्या है? लाइगेशन। अब इसको वेक्टर में लाइगेट कीजिए। उसके बाद क्या है? अच्छा यहाँ पे देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसको फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब वहाँ से मतलब वही है कि फ्रेगमेंट को भी अलग कीजिए वहाँ से। और उसके लिए हम क्या यूज़ किए थे? अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किए थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उसके बाद क्या है? ट्रांसफर मतलब एक तरह से इसको लिख दूँ ऐसे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा कि इसमें जो हमारा डीएनए है अब उसको अपने होस्ट में भी पहुंचाना है कि नहीं। अगर होस्ट में नहीं पहुंचा पाया तो कोई मतलब का नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसका होगा? होस्ट का होगा। कैसे होगा? डीएनए ट्रांसफर करा के। और इसके लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक पिछले बार देखे थे। हीट शॉक देते हैं, बायोस्टिक्स देते हैं, बहुत सारे तरीके थे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में है, ऊपर लिंक आ रहा होगा। तो ये सब तो है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? इसके बाद जब आप वहाँ पे ट्रांसफर करते तब क्या है? तब उस सेल का कल्चर भी है ना। अब जिस सेल में चला गया है ये, आपको उस सेल को अब कल्चर करना पड़ेगा। उस सेल के बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बनाने पड़ेंगे ताकि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बड़े क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में आ सके आपके पास। और आपके पास अच्छा सारा क्वांटिटी हो तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, क्या है? कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम ऑफ एट लार्ज स्केल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक्सट्रैक्शन। क्या है? उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम जो अपना जो प्रोडक्ट है हम अपने होस्ट से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं। तो उसके अभी ये सारे के सारे प्रोसेस हैं तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये सब प्रोसेस को देखा है, लाइगेशन, फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वाला सब देखा है। अब देखिए, लेकिन अब उसको और अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है तो हम उसको भी अच्छे से देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग देखे थे लेकिन इस बार थोड़े और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है? आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। देखिए, रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक। देखिए क्या है? हर लाइन पढ़ना है। ठीक है, हर लाइन टू लाइन पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है।
तो हमको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। तो रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। अभी तक तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज बनेगा कि विच ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट आर ट्रू, हाउ मेनी ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। 4 स्टेटमेंट रहेंगे। एक स्टेटमेंट ये रहेगा कि न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड ही है विदाउट एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन अभी तक मिला नहीं है। हर जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा या तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। तो बिना एक्सेप्शन के ये वाला केस है। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मेजोरिटी में क्या है, डीएनए है। ये भी एक दूसरा पॉइंट है। मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में डीएनए है। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needed to be in pure form. जब अगर हम डीएनए आइसोलेट कर लिए तो हमको डीएनए को कट करना है। तो जब भी हमको डीएनए को कट करना है, मतलब आगे प्रोसीजर करना है, तो हमको जो हमारा डीएनए है वो प्योर फॉर्म में चाहिए। हमारा डीएनए हमको प्योर फॉर्म में चाहिए कि डीएनए और किसी दूसरे मटेरियल के साथ या दूसरे प्रोटीन के साथ ना हो। डीएनए जो है सिर्फ डीएनए ही हमारे पास हो, एकदम प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल से जो हमारा जो डीएनए है वो फ्री होना चाहिए। Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides and also lipids. देखिए क्या होता है कि डीएनए हमारा कैसे है, हमारा डीएनए ऐसे थोड़ी ना, हमारा डीएनए सेल के अंदर है। तो अब सेल के साथ क्या सीन है, सेल के साथ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका एक वॉल है सेल का। तो जब हमको डीएनए को यहाँ से बाहर निकालना है तो ये सब चीज़ को हमको तोड़ना पड़ेगा। जब इसको तोड़ेंगे तब डीएनए बाहर निकलेगा। अब डीएनए यहाँ से बाहर निकलेगा तो डीएनए के साथ बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। आप इसको डीएनए को बाहर निकालेंगे और साथ में क्या क्या आएगा, डीएनए अपने दोस्त को भी लेके आएगा, है ना। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, और ऐसे बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल साथ में आएंगे। तो क्योंकि बारात आ रही है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ डीएनए से मतलब है, हमको सिर्फ दूल्हे से मतलब है। बाकी सबको यहाँ पे कट करो, बाकी सबको बाहर रखो, है ना। हमको सिर्फ डीएनए से मतलब है। तो यही हमको भी यहाँ पे वही करेंगे कि देखिए ये बोल रहा है कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ डीएनए आया, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, आइसोलिपिड्स, सबको तोड़ना भी पड़ेगा। तो कैसे अचीव होगा ये चीज़, तो दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज, देखिए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को मार देगा, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ का होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो उस चीज़ को ये लाइसोजाइम जो है ये सब जो है मार देगा। उसके बाद क्या है, सेलुलेस, प्लांट सेल, जो सेलुलोज का जो सेल वॉल है उसको सेलुलेस मार देगा। फंगस, काइटिनेस, काइटिनेस किसको मारेगा, काइटिन को मारेगा, क्योंकि फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का होता है। तो काइटिनेस काइटिन को मारेगा। यहाँ पे एनिमल सेल का क्यों नहीं बात किया, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है कि नहीं। नो सेल वॉल इन एनिमल सेल, एनिमल सेल है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, पता होना चाहिए। उसके तो हम लोग हम सेल से हम अपना डीएनए को निकाल रहे हैं, हम उसके लिए वाला एंजाइम यूज कर लेंगे, लाइसोजाइम सेलुलेस काइटिनेस। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। आपको पता है ना कि डीएनए का लेंथ क्या है, डीएनए का, एक मिनट, डीएनए का जो लेंथ है, डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर का है। कितना डीएनए का लेंथ क्या है, 2.2 मीटर का। और इतना बड़ा जो डीएनए है, इस छोटे से, मतलब डीएनए न्यूक्लियर साइज कितना होता है मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक छोटे से न्यूक्लियर साइज रह रहता है। क्यों रह लेता है उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोटीन से इंटरवाइंड रहता है, जिसको हम लोग मोलिकुलर ऑफ इनहेरिटेंस में देखते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके अलोंग जो है डीएनए हमारा टाइड होता है, जो बंधा हुआ होता है, मतलब गोल गोल घुमा हुआ होता है कि नहीं। और वो आपस में और घूम के वो बनता है, आखिर में क्रोमेटिड बनता है, क्रोमेटिन बनता है, और उससे आखिर में जाके हमारा क्रोमोसोम बनता है। और वो ऐसे करके डीएनए जो है एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया,
प्रॉब्लम ये हो गया कि क्योंकि वो प्रोटीन भी आ गया, अब प्रोटीन भी डीएनए, हमको सिर्फ डीएनए चाहिए, वो प्रोटीन नहीं चाहिए। अब डीएनए जो है इस प्रोटीन में ऐसे करके इंटरवाइंड है, बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे फंसा हुआ है डीएनए जो है ऐसे ऐसे, तो ये प्रोटीन भी साथ में बाहर आएगा, हम डीएनए को बाहर निकालेंगे तो, है कि नहीं। लेकिन हमको ये प्रोटीन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने डीएनए से मतलब है। तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए वहां पे बोला कि तो प्रोटीएज डाल दो, है कि नहीं। यू नो दिस जीन्स आर लोकेटेड लॉग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ इंटरवाइंड रहता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि, और आरएनए भी है, द आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियस। तो प्रोटीन कैसे निकला, प्रोटीएज डाल के, है ना। प्रोटीन कैसे निकलेगा, प्रोटीएज डाल के। देखिए जहाँ पे एज डाल दे और एंजाइम है, ये बात तो पता ही है आपको, है ना। तो जिस भी चीज़ को तोड़ना है उसी के आगे एस लगा दो तो वो उस चीज़ को तोड़ देगा। जैसे सेल्यूलोज को तोड़ना है सेल्यूलेस, काइटिन को तोड़ना है काइटिनेज, प्रोटीन को तोड़ना है प्रोटीएज, आरएनए को तोड़ना है राइबोन्यूक्लियस, वेरस प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय, देखिए, ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी, इसके बाद क्या है, अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर। देखिए जो भी चीज़ हमको चाहिए रहेगा हम वो सब चीज़ को डाल के अपने डीएनए को अलग कर देंगे। उसके बाद क्या है, उसको तो हमारा डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और दिखे जाएगा आपको, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो, ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या डाले हम डाले चिल्ड इथेनॉल, क्या था, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। तो चिल्ड इथेनॉल डाल के हम ये चीज़ को अचीव कर लिए। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन, ठीक है। जब हम चिल्ड इथेनॉल डाले सब चीज़ को हटाने के बाद, डीएनए वीएनए प्रोटीन काइटिन, ये सब चीज़ को हटाने के बाद जब हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमको दिखने लगेगा, ठीक है। ये ऐसे दिखने लगेगा, देखिए ये है ना, ये हमारा डीएनए है प्रेसिपिटेट आउट, देखिए कैसे दिख रहा है यहाँ से, एक थ्रेड टाइप का, है ना। तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा हमारा डीएनए जो है। तो ये था हमारा आइसोलेशन का प्रोसेस कि कैसे कैसे प्रोटीन डाल के हमको आइसोलेट करना है, ठीक है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, इसके बाद का प्रोसेस है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब डीएनए को कट भी तो करना था ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिस भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चाहिए हम वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पे डालेंगे एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक ऑप्टिमल कंडीशन होता है, वो कंडीशन आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद डीएनए तब जाके वो जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो उस अपने डीएनए को कट करेगा, ठीक है। जैसे एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट किया है डीएनए को, इसको हम किस चीज़ से फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम कैसे इसको पता करेंगे कि हमारा जो प्रोग्रेशन क्या है, हमारा डीएनए के डाइजेशन का, ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उसको प्रोग्रेस क्या है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज़ करेंगे टू चेक डाइजेशन, टू चेक प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इस चीज का हमें प्रोग्रेशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अब डीएनए क्या है, डीएनए जो है एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ये बात हमने पहले भी देखा है। क्यों है नेगेटिवली चार्ज, इसका भी है आर्जिनिन और लाइसिन के नाम से। तो हेंस इट आर्जिनिन लाइसिन जो है ज़्यादा पॉजिटिव प्रोटीन्स है, इसके नाम से नहीं, वो फॉस्फोरस के नाम से नेगेटिव है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, डीएनए जो है नेगेटिव है और वो पॉजिटिव प्रोटीन के साथ चिपक रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव इसीलिए अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, फॉस्फोरस की जो उसका जो प्रेजेंट है वो सब के कारण, ठीक है। ये सब हम लोग एमबीआई में देख सकते हैं अच्छे से, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड टू प्रोसेस इट्स रिपीटेड, द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, ठीक है।
तो डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बात बता रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, एनोड से कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है, और जो डीएनए है किधर नेगेटिव चार्ज है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम वेक्टर डीएनए के साथ भी लिंक करेंगे, सेम चीज करेंगे, क्योंकि हमको उसको भी कट करना था, ठीक है। तो द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट the DNA, the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. क्या बोल रहा है, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. हमने ये चीज पहले देखा था कि सोर्स डीएनए को और वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट करना है, तभी स्टिकी एंड बनेंगे और तभी वो चीज जुड़ेगा, है कि नहीं। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्सड एंड लाइगेज इज एडेड, ठीक है ना। तो वो भी बता रहा है कि दोनों डीएनए और वेक्टर कट हो गया है, अब दोनों को जोड़ने के लिए हमको दोनों को स्पेस में मिक्स करना है और लाइगेज डालना है, मिक्स करने को लाइगेज डाल दीजिए, वो जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो हमारा कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन था, जिसको हमने पहले भी देखा हुआ था। अब यहाँ से जो है वो है एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या है यहाँ से है हमारा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करना है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया, जब उसका हमको मल्टीपल कॉपीज बनाना है। क्या करना है, हमको उसका मल्टीपल कॉपीज बनाना है, बहुत सारे कॉपी, जितना हम बना सकते हैं उतना कॉपी बनाना है, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, हमको उसके मल्टीपल कॉपी बनाने हैं। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन माइट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर। हमने मल्टीपल कॉपी किए यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर। व्हाट इज प्राइमर, व्हाट इज डीएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर होगा स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides that are complementary to the region of DNA। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है प्राइमर्स, प्राइमर्स क्या है, स्मॉल, पहला पॉइंट स्मॉल, दूसरा पॉइंट ऐसे ही याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा जीवन भर। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA, जो कि डीएनए के रीजन के साथ कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये प्राइमर्स हम यूज करने वाले हैं अपने डीएनए को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एम्पलीफिकेशन करने के लिए, मतलब उसका मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए। तो एक हम स्मॉल सेट्स ऑफ प्राइमर यूज करेंगे एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। अब मैं यहाँ पे जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट की तरह यूज होगा, अभी समझ आ रहेगा आपको, ठीक है, अभी समझ आएगा, मैं अभी सब वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। इफ द प्रोसेस ऑफ replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified approximately 1 billion times। समझ रहे कितना कॉपी यूज किया है, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए बहुत सारे कॉपी हुआ। क्या करना है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमको उसके मल्टीपल कॉपीज करने हैं। क्या करने हैं, हमको उसके मल्टीपल कॉपीज तैयार करने हैं। तो देखिए ये डीएनए था हमारा, और जो रीजन टू बी एम्पलीफाइड था वो क्या था, वो जो ये जो पिंक वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये पिंक वाला पोर्शन को हमको एम्पलीफाई करना है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमको इसको एम्पलीफिकेशन करना है, इसके 1 बिलियन कॉपी बनाने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हमने कैसे किया, डीनेचुरेशन करने के लिए पहले अब देखिए 2 स्ट्रैंड जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे है, हमको उसके 2 स्ट्रैंड को एकदम अलग अलग करने हैं।
तो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो किसी साइंटिस्ट ने खोजा कि टेम्परेचर को यूज़ करके ये चीज़ हम एकदम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्या को यूज़ करके, टेम्परेचर को यूज़ करके ये काम हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसको अच्छा खासा टेम्परेचर दे दीजिए, उस टेम्परेचर पे जो डीएनए है उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो डीनेचुरेशन कर दे टेम्परेचर देके बाय हीट, है ना, हीट टेम्परेचर ये सब बढ़ा के हमने इसको डीनेचुर कर लिया, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लिया, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बना लिए। अब क्या किया, प्राइमर डाल दिए। प्राइमर्स क्या थे बताया था, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, केमिकली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड विच आर कंप्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड्स रीजन, ठीक है। तो डीएनए के जो पार्ट है उससे ये लोग कंप्लीमेंट्री थे। अब देखिए दोनों पार्ट से ये लोग कंप्लीमेंट्री थे, तो यहाँ से 3 to 5 में, यहाँ से 5 to 3 स्ट्रैंड था, तो 3 to 5 यहाँ पे आ गया, 3 to 5 यहाँ पे था, तो 5 to 3 यहाँ पे ला दिया, और दोनों से वो अटैच हो गया। जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वहाँ पे जो प्राइमर थे वो अटैच हो गया। इस प्रोसेस को मैं बोलूँगा अनियलिंग। तो डीनेचुरेशन हो गया, अनियलिंग हो गया। अनियलिंग में क्या होगा, जो अटैचमेंट ऑफ प्राइमर्स टू दी रीजन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जो हमारा जो रीजन था जहाँ जिसको हम कॉम्प्लीफाई करना था, वहाँ पे प्राइमर्स का अटैचमेंट हो गया। अब क्या किया, अब डीएनए पॉलीमरेज यूज करना था। अब एक प्रॉब्लम और था साइंटिस्ट लोग के साथ कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे काम नहीं करता था, क्योंकि हमने उसको टेम्परेचर हीट दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसको डीनेचुरेशन करने के लिए। जो नॉर्मली जो एंजाइम है उसका जो टेम्परेचर होता है 35 to 36 37 ऐसे होता है कि नहीं। अब जो ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेगा, डीने जो प्रोटीन है, जो एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है, तो वो उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन का खुद वो खराब हो जाएगा प्रोटीन। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम किया, तो इसके लिए जो एक साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया खोजा जो कि वेरी हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर लेता है, तो वो डिवाइड तो कर रहा होगा, तो उसके अंदर टैक पॉलीमरेज या फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो उसके अंदर होगा ही होगा ना, उस बैक्टीरिया के अंदर। तो वहाँ से हमने एक नया एंजाइम को अलग किया जिसका नाम था टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज क्या मतलब थर्मस एक्वाटिकस। ये साइंटिस्ट ने एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा था जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर रहता था, वो जिंदा रहता था बहुत हाई टेम्परेचर में। और इसके अंदर जो एंजाइम मिला था वो था डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी टैक पॉलीमरेज, जिसका नाम जो डीएनए पॉलीमरेज ही था टैक पॉलीमरेज, पर ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर लेता था, उसको कुछ नहीं होता था, टॉलरेट कर लेता था हाई टेम्परेचर को, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया से टैक पॉलीमरेज निकाल के यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस जो प्राइमर है इसको एम्पलीफाई, इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे डीऑक्सीनिक्लोटाइड देंगे। अब वो बढ़ेगा कैसे, जैसे कि ये एक प्राइमर है, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी बनाए, मतलब आगे बढ़े, ये अपने आप को लंबा करे, ग्रो करे। तो कैसे ग्रो करेगा, इसको चाहिए होगा कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, है कि नहीं। अगर कोई भी चीज़ ग्रो कर रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एक दीवार बना दो यहाँ पे, तो दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए, ईटा चाहिए ना। अगर मैं ईटा ही नहीं दूंगा, ईट जो है, जो हमारी ईट है, ईट ही नहीं दूंगा, तो दीवार तो बनने से रहा, क्योंकि दीवार ईट से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, अगर ये दीवार है, तो जो डीऑक्सीनिक्लोटाइड्स है ये ईट है, तो मैं ईट तो देना पड़ेगा ना मेरे को। तो मैं यहाँ पे डीऑक्सीनिक्लोटाइड्स, जो कि हमारा जो बेसिक जो नीड है वो भी हमने दिया, किसके साथ दिया, डीएनए पॉलीमरेज के साथ। तो क्या किया, जो हमारा आरएनए प्राइमर था वो ग्रो किया उस न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको यहाँ पे देखो कॉपी बना लिया। योर स्टैंड जो सेकंड स्टैंड में यहाँ पे अलग किया था उसका कॉपी यहाँ पे बन गया और इसका कॉपी यहाँ पे बन गया। और जो हमारा जो पुराना डीएनए था वो एज अ टेम्पलेट यूज हुआ। कैसे हुआ, एज अ टेम्पलेट। और जो हमारा जो आरएनए प्राइमर था, सॉरी हमारा जो प्राइमर था ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का, वो एक्सटेंड कर लिया, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ग्रो करके एक्सटेंड कर लिया और पूरा का पूरा कॉपी बना लिया। तो इस प्रोसेस को मैं बोलूँगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस हुए, डीनेचुरेशन, टेम्पलेट से अलग कर दो, अनियलिंग, प्राइमर को वहाँ पे, प्राइमर को जो हमारा अलग हुआ डीएनए है उससे जो प्राइमर है उसको वहाँ पे ऐड कर लो। और उसके बाद क्या है, वो खुद ऐड हो जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्सटेंशन। अब डीएनए पॉलीमरेज और टैक पॉलीमरेज को यूज करके एक्सटेंशन कर लो उस आरएनए प्राइमर का, सॉरी बार बार आरएनए क्यों निकल रहा है, उस प्राइमर का एक्सटेंशन कर लो और वो एक्सटेंशन कर लेगा। और ऐसे करके फिर से टेम्पलेट दे दो, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। वो मतलब खुद ही टेम्पलेट दिए हुए खुद ही अलग हो जाएगा बन के, ठीक है। ऐसे 30 साइकिल अगर हम कर लिए, अगर ऐसे ऐसे हमने 30 साइकिल कर लिए 30 बार, तो एम्पलीफाइड हो जाएगा कितने बार, 1 बिलियन टाइम्स। हाउ मच टाइम, 1 बिलियन टाइम्स। समझ रहे कितना बड़ा नंबर है, 1 बिलियन बार वो एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, ये साइकिल हैज 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन,
प्राइमर एनेलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। ये 1 बिलियन टाइम 30 बार करने में 1 बिलियन टाइम कैसे हो गया, ये एक सोचने वाली बात है। तो खुद सोचिए, ये एक डीएनए था, अब यहाँ से मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये जब मैं बनाऊंगा अगली बार तो पेरेंट डीएनए थोड़ा लंबा है ना, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, एक ऐसे, फिर एक ऐसे। अब जो जो नॉर्मल था वो भी कॉपी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतने सारे बन जाएंगे। ये दूसरी बार में, तीसरी बार में 8 10 8 12 15 16 और से 30 आते तक वो 1 बिलियन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होके उसका मल्टीपल कॉपी हो गया। बहुत इजी था पीसीआर, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कुछ भी नहीं, डीनेचुरेशन, अनियलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए यहाँ पे और आगे पढ़ते हैं। Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from the bacterium called Thermus aquaticus। ये बात तो ध्यान रखिए, क्या है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, क्या है वो पूछेगा। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज कॉल्ड टाक पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज मतलब कि टाक पॉलीमरेज, ठीक है। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डीनेचुरेशन के लिए हम जो हाई टेम्परेचर देते हैं उस पे भी, उसी पे ये टैक पॉलीमरेज है, ये सस्टेन कर लेता है, ये टॉलरेट कर लेता है उस टेम्परेचर को। वहाँ पे इस एंजाइम को कुछ भी नहीं होता। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी, अब जो हमारा जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट है वो बहुत सारे क्लोनिंग के लिए तैयार है। क्योंकि क्लोनिंग के तैयार क्यों हुआ, मतलब क्लोनिंग हो जाएगा, सब बहुत सारे कॉपी बन जाएंगे, क्योंकि हमने ये सब प्राइमर में ये सब यूज किया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। अब क्या करना है, अब जो हमारा आरडीएनए जो है उसका इंसर्शन करना है सेल और ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रिसिपिएंट सेल, ठीक है। रिसिपिएंट सेल में डालने के बहुत सारे मेथड हैं। रिसिपिएंट सेल आर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव। कोई भी सेल ऐसे ही डीएनए को नहीं ले लेगा, ठीक है। उसको आपको पहले कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि हाँ, मतलब उसको एक तरह से इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि चल तू अब ले इस चीज़ को, इस डीएनए को जो बाहर से है इसको अब अपने में ले। तो हमको उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा उस सेल को, ठीक है, to take up DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic ampicillin is transferred to into E. coli cells, the whole cell becomes transformed into ampicillin resistant cell. If we spread them the transformed cell in agar plates containing ampicillin, all transformants will grow and untransformed recipient cell will die. See, due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistant gene in the case called selectable marker. थोड़ा यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बताया गया है, जिसको हमने पहले भी कवर कर लिया था। अगर हम एक सेल है ना, सेल के पास ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस होता नहीं, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। तो अब इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है क्या, नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके पास अपना वेक्टर डाल दूँ, मान लीजिए PBR322, तो क्या होगा, तो ये जो सेल है ये इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ ही जाएगा। तो ये सेल अब मैं इसको, एक पेटी डिश है जिसमें एम्पिसिलिन डला हुआ है अगर प्लेट के ऊपर, तो अगर अब मैं इस सेल को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस आ चुका है, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुए अगर उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस नहीं आया है। और इसीलिए जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है, जो एंटीबायोटिक है, ये क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। एक और सिलेक्टेबल मार्कर हमने इससे पहले देखा था क्या, हाँ देखा था, कौन सा देखा था, हमने देखा था बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, ऑब्टेनिंग दी फॉरेन जीन प्रोडक्ट, क्या है, ऑब्टेनिंग दी फॉरेन जीन प्रोडक्ट। और फॉरेन जीन प्रोडक्ट को भी हमको ऑब्टेन करना है, ये भी एक प्रोसेस है। तो व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए, obtaining the foreign gene product, ठीक है, क्या है, obtaining the foreign gene product. When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell,
द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड। क्या बोल रहा है? When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA get multiplied. जब हमने डीएनए को एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया, उसके जब हमने इसको ट्रांसफर किया एक बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल में, तो जो एलियन डीएनए था वो मल्टीप्लाइड हो गया। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन, हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डीएनए कट कर लिया, कट कोई दिक्कत नहीं, आपने आइसोलेट किया कोई दिक्कत नहीं, फ्रेगमेंटेशन कर लिया, सब प्रोसेस कर लिया, लेकिन अगर वो जो डीएनए है वो हमारा सेल के अंदर एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, तो उस डीएनए का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मतलब हमने सब काम क्यों किया? टू मैं पहले भी बोला हूँ कि टू ऑब्टेन अ डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक है, हमको एक डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, तो हमने इसीलिए ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने जो भी काम किया, जो भी हमने डीएनए को वेक्टर के साथ लिंक किया, उसके बाद उसके मल्टीपल कॉपीज बनाए, उसको सेल के अंदर ट्रांसफर किया, उस सेल को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये सब हमने क्यों किया? ताकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमारा गया है वो एक्सप्रेस हो सके, और एक्सप्रेस होके हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस कर सके, और हमको वही तो चाहिए, हमको प्रोटीन से ही मतलब है। तो द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। The expression of foreign gene is in host cells involve understanding many technical details। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन है इन होस्ट सेल में इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स, वो उसके एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होते हैं। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। देखिए क्या बोल रहा है? After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a larger scale। क्या किया कि हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर भी कर दिया, क्लोन करके ट्रांसफर कर दिया सेल के अंदर। अब क्या करना है? अब ऑप्टिमस कंडीशन भी तो ऑप्टिमस कंडीशन में जनरेट करना पड़ेगा, जहाँ पे वो जो प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन हो पाए, मतलब उस डीएनए का एक्सप्रेशन हो पाए और प्रोटीन प्रोड्यूस हो पाए। देखिए चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। ठीक है, जो हमारे जो केमिकल चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होना है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, अब हर हमेशा देखेंगे केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, उसके लिए रिएक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, वो उसी कंडीशन में काम करते हैं। ऐसे वो लोग हर जगह काम नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल एंजाइम है, ठीक है, नॉर्मल जो एंजाइम है हमारा, वो भी हमारा बताया था, अभी हमने देखा था 34-37 इस डिग्री पे काम करता है। ये कहीं इसको बोलोगे कि चाहे 200 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे अपना रिजल्ट शो करके दिखाओ, वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसके लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो हमको भी यहाँ पे एक प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑप्टिमम कंडीशन देने पड़ेंगे जो कि उसको चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि हम जो हमारा काम है हम उसको लार्जर स्केल में कर सकें। हमको बहुत सारे चाहिए ना, कोई भी सेल एक प्रोटीन कितना बनाएगा? बहुत कम, हमको किलो में प्रोटीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमको इंडस्ट्री बनाना है, तो हम उसको लार्ज स्केल में इवॉल्व करना चाहते हैं, हमको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑप्टिमल कंडीशन देने पड़ेंगे। तो अब देखिए आगे, इफ एनी प्रोटीन इंक्लूडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोल रहा है? हेटेरोलोगस होस्ट मतलब क्या होगा? मतलब कि वो होस्ट जहाँ पे उसको प्रोड्यूस नहीं होना था। जैसे एक इकोलाइसिस, हमने क्या किया, हमने अपने जो रिकॉम्बिनेंट, जो हमारा जो इंसुलिन था, जो ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, एच इंसुलिन बोल देता हूँ, जो हमारा जो इंसुलिन था, ह्यूमन इंसुलिन, हमने उसको ई कोलाई के डीएनए में इंट्रोड्यूस करके डाल दिया, प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करके ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब ई कोलाई क्या करता है? ई कोलाई इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है। क्यों प्रोड्यूस करने लगता है? क्योंकि उसके अंदर हमने डीएनए डाल दिया इंसुलिन प्रोडक्शन करने का। ठीक है, तो ई कोलाई को इंसुलिन प्रोड्यूस करना था क्या? नहीं करना था। ई कोलाई को इंसुलिन से क्या मतलब है? लेकिन हमने डाला, क्यों? क्योंकि हमको इंसुलिन चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया, इसलिए हम यहाँ पे इस बैक्टीरिया को बोलेंगे हेटेरोलोगस होस्ट। ठीक है, हेटेरोलोगस होस्ट, ये इस काम के लिए नहीं बना था, लेकिन हमने इसको यूज़ किया, हमने दूसरा सेल यूज़ किया अपने काम के लिए, अपने प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमारा जीन एक्सप्रेस दूसरे सेल में किया हमने, इसलिए इसको मैं बोलूँगा हेटेरोलोगस होस्ट। समझ गए? तो इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब यहाँ से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, ये क्या हुआ? ये आर प्रोटीन हुआ, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, दिस सेल्स हार्बरिंग
Clone genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. These cultures may be used for extracting desired protein and then purifying it by using different separation techniques. अब हम इसको लेबोरेटरी में जब करते हैं तो हम इसको छोटे स्केल में करते हैं, और जब इंडस्ट्री में करते हैं तो इसको इसी चीज़ को लार्जर स्केल में करते हैं. The cells can also be multiplied in conditions culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiology most active log exponential phase. समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? This type of culturing method produce a large biomass leading to higher yields of desired proteins. समझ रहे हैं? अभी इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे. Small volume culture cannot yield appreciable quantities of products. Small volume cultures cannot yield appreciable quantities of product. To produce in large quantities, the development of bioreactors where the large volume 100 to 1000 liters of culture can be proceed was required. Thus, bioreactors can be thought of a vessel in which raw material are biologically converted into specific products. यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है. क्या बोल रहा है? Thus, bioreactors can be bought as a vessels in which raw materials are biologically converted into specific products. ठीक है, raw material are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc. Using microbial, plant, animal, or human cells, a bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimal growth conditions, temperature, pH, substrate, salt, vitamin, oxygen. देखिए क्या बोल रहा है? बियोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल एंजाइम. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहा है. तो ये पेन को आ गया, पता नहीं क्या हो गया था, फिर से कुछ हो गया, अच्छा आ गया, फिर चला गया. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. देखिए ये क्या है? ये है हमारा बायोरिएक्टर, ठीक है, ये हमारा बायोरिएक्टर है, ठीक है. देखिए क्या बोल रहा है कि हमको जो हमारा जो सेल्स है, अब हमको उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है. हमको उसको कल्चर करना पड़ेगा, हमको उसके ऑप्टिमम कंडीशन देने पड़ेंगे, उसका जो नीड है, उसका जो न्यूट्रिशन है, वो सब हमको देना पड़ेगा वहाँ पे. तब जाके वो बहुत सारा ग्रो करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करेगा. तो देखिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हमने बनाया, जिसका नाम था, हमने दिया बायोरिएक्टर. क्या नाम था? बायोरिएक्टर. देखिए कैसा रिएक्टर होता है? एक वेसल टाइप का रिएक्टर होता है. क्या होता है? एक वेसल टाइप का होता है. इसमें बहुत सारे देखिए क्या क्या लगे हुए हैं, गैजेट्स लगे हुए हैं, जैसे मोटर है, उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, एसिड बेस और पीएच कंट्रोल. हमको ये सब चीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा. हमने बोला ना कि ऑप्टिमम कंडीशन पे ही काम करेगा जो सेल्स है. उसको एक जो नॉर्मल पीएच है, देखिए जो बैक्टीरिया हमारे गट में डेवलप करता है तो वो लो पीएच में डेवलप करेगा, है ना. तो उसको हमको मेंटेन, अगर हम उस बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं तो हमको वो पीएच देना ही पड़ेगा, है ना. तो हमको एसिड बेस और पीएच कंट्रोल को मेंटेन करना पड़ेगा. तो एसिड बेस और फॉर पीएच कंट्रोल यहाँ से डालने का एक जगह है, एसिड बेस कंट्रोल करने का. स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, ना कि कोई दूसरा कंटेमिनेशन ना हो, तो स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन. जब भी हमको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा तो हम स्टीम दे सकते हैं. भाप तो बहुत गर्म होता है ना, सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. तो स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन. मोटर फॉर रोटेशन. फोम ब्रेकर, फोम के लिए. फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ठीक है, जो उसको मतलब देखिए कोई रोटेट कर रहा है तो उसके लिए उसको घुमाने वाला कुछ चाहिए ना, तो प्लेट लगा हुआ है फ्लैट ब्लेडेड, वही तो उसको रोटेट करेगा. उसके बाद कल्चर ब्रॉथ. इसमें हमने ब्रॉथ भी डाला. ब्रॉथ मतलब क्या होता है? ब्रॉथ मतलब एक मीडियम. ब्रॉथ क्या है? एक मीडियम टाइप का है, जिसमें न्यूट्रिशन है, जिसको यूज़ करके जो हमारा जो माइक्रोब है वो ग्रो करेगा. तो कल्चर ब्रॉथ. फिर स्टेराइल एयर यहाँ से जाएगा, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा मिलकर बायोरिएक्टर बनता है. इतना सारा गैजेट होता है इसमें, और ये सर इसके पार्ट्स होते हैं, और सब कुछ इसके बायोरिएक्टर बनता है. और इसमें हमारा कुल मिला के ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऑप्टिमम कंडीशन दे पाए. क्या? ऑप्टिमम कंडीशन दे पाए. और उस ऑप्टिमम कंडीशन को यूज़ करके जो हमारा जो सेल है, हमारा जो सेल है, वो डिजायरेबल प्रोडक्ट, अपना डिजायरेबल प्रोटीन बना पाए, ठीक है. और एक चीज रीजन और है, ताकि हम अच्छे बड़े स्केल पे इसको कर पाए, ठीक है. तो ये एक इसका बायोरिएक्टर का रीजन है. दूसरा, अब इसके टाइप्स भी है. एक ये क्या है? स्पार्क स्टिक टैंक बायोरिएक्टर, ये वाला पार्ट है. ये है सिंपल स्टिक टैंक. तो ये बात को ध्यान रखना. यहाँ पे देखिए क्या होता है, चैप्टर खत्म होते होते जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा थक जाते हैं, उनका बोलता है कि अब हो गया, और इसीलिए जो क्वेश्चन है वो हमेशा आखिरी पार्ट से याद आता है.
क्वेश्चन हमेशा आखिर केमिस्ट्री में भी आप लोग देखे होंगे शुरू का पार्ट बायो सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक ये वाला तो एटॉमिक बेसिस ये वाला सब जो चैप्टर है, जो हमारा जो आखिरी चैप्टर है जो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ था, जो कि अब नहीं है, ये सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कंपेरेटिवली बाकी से, पॉलीमर से क्वेश्चन आता था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जनरल माइंडसेट यही रहता है कि लास्ट पार्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या करना है, हमको ये चीज़ नहीं करना है, वी वांट सिलेक्शन, तो हमको जो लास्ट पार्ट है वहीं फोकस करना है। लास्ट पार्ट में सबको पता है कि लास्ट पार्ट आता है फोकस खत्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बराबर फोकस करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है अपने जो बायोरिएक्टर है इसका ये देखिए अचानक से क्या हो गया, ठीक है। बायोरिएक्टर है, इसका नाम सबसे पहला सिंपल स्टीम टैंक बायोरिएक्टर, यहाँ पे सिंपल स्टीम टैंक बायोरिएक्टर ये नॉर्मल वाला, उसके बाद स्पार्क स्टीम टैंक बायोरिएक्टर ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए गैस इंट्रेनमेंट, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, उसके बाद बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, ठीक है। तो सबको बस इस इमेज को ध्यान रखना है, किस चीज़ को ध्यान रखना है, इस इमेज को ध्यान रखना है। इसके बाद का जो भी चीज़ है हम क्वेश्चन के थ्रू लेते चलेंगे और वो आराम से हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्टीम टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टीम टैंक ये वाला स्टीम टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विथ अ कर्व बेस फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स, ठीक है। वो सिलिंड्रिकल है या फिर थोड़ा कर्व टाइप का है, ताकि जो भी हमारे जो कंटेंट है उसका मिक्सिंग हो पाए, है ना। The stirrer facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। जो स्टीरर हर एक लाइन पे क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक लाइन पे क्वेश्चन मिलेगा, हर एक लाइन पे ईच लाइन। तो क्या बोल रहा है कि जो स्टीरर है, स्टीरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग को फैसिलिटेट करेगा जो स्टीरर है, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट करेगा। किन दो चीज़ों को फैसिलिटेट, स्टीरर किसी चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है, मिक्सिंग को और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई ध्यान नहीं देगा छोटे छोटे बात में, यहीं पे क्वेश्चन आएगा तो आप फंसे हुए, ठीक है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर, एयर भी डालेंगे, स्टेराइल एयर दिखा हुआ है तो यहाँ से एयर भी जाएगा उसके अंदर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर मतलब ऐसे हिलाना, मिक्सिंग करना, एजिटेट करना, ठीक है। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, अब फोम कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अब जब भी रिएक्शन करेंगे तो फोम बनने लगेगा, हमको फोम नहीं चाहिए तो फोम कंट्रोल चाहिए, तो फोम कंट्रोल भी हमने देखा था। अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली। देखिए समझिए बात को, हमारे पास सब चीज़ तो है यहाँ पे। एक हमको क्या क्या चाहिए, हमको एसिड बेस पीएच कंट्रोल था, हमको मिल गया, ठीक है। स्टीम कंट्रोल था, यहाँ पे हो गया। मोटर घुमा एजिटेशन के लिए मोटर चाहिए, हो गया। फोम ब्रेकर, फोम मेंटेन करने के लिए वो भी है। इम्पलार ये तो हेल्प करेगा मूव करने में, मिक्स करने में। कल्चर ब्रॉथ, स्टेराइल एयर, हमको सब चीज़ को मेंटेन करना है। हर एक जितना फैक्टर है हमको हर एक फैक्टर पे पकड़ चाहिए, तो वो सब चीज़ जो भी जिस चीज़ पकड़ चाहिए उस चीज़ के लिए हमने वो प्रॉपर जो पार्ट्स है वो हमने डेवलप कर लिया है। पीएच कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, फोम कंट्रोल के लिए, है ना। तो सब बात को ध्यान रखना कि कौन कौन से पार्ट्स है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए स्टेराइल स्टीम वाला, है ना, स्टीम वाला, और वो माइक्रोब को भी किल करेगा, स्टेरिलिटी को भी मेंटेन करेगा, ठीक है। फोम कंट्रोल के लिए फोम इम्पलार ये सब है। एजिटेशन के लिए मोटर है ना। ये सब बात को हमको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing as a finished product। देखिए क्या बोल रहा है कि हमने जो भी काम यहाँ पे किया है हमने एक केमिकल बेसिस पे किया हुआ है ना, तो माइक्रोब के बेसिस पे। तो हमको जब इसको मार्केट में डालेंगे, मार्केट में जाके बेचेंगे, तो उससे पहले हमको इसको प्योर फॉर्म में चाहिए, हमको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस include separation and purification which are collectively referred as a downstream process। क्या downstream process के रूप में referred होता है? separation अलग करना है, purification, separation और purification ये दो पार्ट है। separation and purification which are collectively referred to as downstream process। प्रोडक्ट बना जाके दे दिया मार्केट में, किसी को रिएक्ट कर गया तो एक प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, उसका सेपरेशन करना है और प्यूरिफिकेशन करना है, उसी को प्यूरिफाई करके देना है हमको, ऐसे ही नहीं देना है। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस प्रोडक्ट बनने के बाद और मार्केट में जाने से पहले का जितना प्रोसेस है वो सब आता है।
प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, हमको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट कुछ और रिएक्शन शो ना करें, हमको उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अलग भी तो करना है कल्चर ब्रॉथ से, दुनिया भर का जो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं तो सेपरेशन भी करना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगा, सब चीज़। ये सब प्रोसेस क्या है, ये सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का फोकस खत्म हो जाता है, लेकिन हमको यहीं पे फोकस करना है, ठीक है। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स और एस इन केस ऑफ ड्रग्स, सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एस इन केस ऑफ ड्रग्स। सीधी बात है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी अब उसको किसी को पहले ट्रायल करना पड़ेगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हमको ट्राई भी करना पड़ेगा, ट्रायल्स है ना, ताकि पता तो चले कि आखिर वो खराब है कि सही है, ठीक है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट का कैसा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है ये वराई करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा देखा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, देखिए, ठीक है। पूरा बायोटेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे देखा, इस प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और यहाँ पे हमारा चैप्टर का हमने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया एनसीईआरटी के ईच लाइन से, हर एक लाइन हर एक वर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे गए हैं, ठीक है। उम्मीद होप करता हूँ आप लोगों ने शायद शॉर्ट नोट बनाया होगा। अब यहाँ पे हमको इसके बाद क्या करना है, हमने सारे के सारे लाइन टू लाइन पढ़ लिया, पर अभी अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हमने नहीं किया तो ये हमारा जो प्रिपरेशन है ये कोई काम का नहीं, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाके हम वहाँ पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन आएंगे हम सब के सब बारी बारी से लगाएंगे, जितनी बार हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जितनी बार हम रिवीजन करेंगे, जितनी बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा ईजी हमको एग्जाम में पड़ेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि थस हु क्या बोलते हैं, जो थस हु स्वीट मोर इन टाइम ऑफ प्रैक्टिस इज ब्लीड लेस इन दी टाइम ऑफ वॉर। जो कि प्रैक्टिस के समय पसीना बहुत बहाता है, जब वो जंग में जाता है, जब वो वॉर में जाता है तो उसका वो कम ब्लीड करता है, उसका खून कम बहता है, क्यों? क्योंकि उसने पसीना बहाया हुआ है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते समय, ठीक है। तो हमको हमारा ये प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है, हम यहाँ पे बहुत बार एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हमारा एग्जाम आए तो हम वहाँ पे आसानी से फोड़ दें बायो का पेपर, है कि नहीं। तो अब हमने इसको बार बार रिवीजन कर लिया, अब हम इसको एक आध बार और वन शॉट क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली वन शॉट क्लास लेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। अब इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आएगा, हम इसके जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के हम सब कर लेंगे, ठीक है। विद एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, ठीक है। तो अब जब हम ये सब कर लेंगे तब हम एक चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे। अभी हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने वन शॉट और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला क्लास नहीं किया है। जब हम वो कर लेंगे तभी हमारा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, कंप्लीट रिवीजन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी रुकना होना कुछ भी नहीं है, सीधे अगले क्लास में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और स्टे हैप्पी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।